नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। गुरुवार की रात की बात सबसे पहले राजधानी पटना में कपकपाती ठंड के बीच जिला प्रशासन की टीम सड़क पर निकल आई। वैसे लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जो सड़क पर फुटपाथ पर सो रहे थे। इस दौरान पटना जंक्शन पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर पटना के जिलाधिकारी हैरान रह गए। एक मां देर रात खुले आसमान के नीचे ठंड के बीच अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ फुटपाथ पर सोई थी। जिलाधिकारी ने ऐसे लोगों को रैन बसेरे में भेजने की जरूरत बताते हुए कहा कि नगर निगम से पहल कर सभी को रैन बसेरा में व्यवस्थित किया जाएगा। मौके का जायजा लिया संजय कुमार ने। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि अपनी पूरी टीम के साथ रात में सड़कों पर निकले हैं और ऐसे लोगों के लिए कंबल की व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन द्वारा। जो कंबल जिनके पास नहीं है और कड़ाके की ठंड में वो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये तस्वीर जो है इसको देखकर जिला प्रशासन ने सुध ली है। और देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई जो लोग हैं, बच्चे हैं यहाँ पर सोए हुए हैं और जिलाधिकारी कुमार रवि देख रहे होंगे। यहाँ पर ठंड में देख रहे होंगे आप, एक महिला है जिनको जिलाधिकारी द्वारा कंबल दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे और खुले आसमान के नीचे, तस्वीर वाकई में चौंकाने वाली है। और कुत्ता हो या फिर मनुष्य हो, भेद मिट गया है कड़ाके की ठंड में। और देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर अपने बच्चों के साथ ये मां सोई हुई हैं। किस तरह की पहल है ये जिला प्रशासन द्वारा? अभी अचानक से ठंड बढ़ी है तो कई लोग जो निराश्रित हैं और जिनके पास कोई सहारा नहीं है, तो कई जगह पर वो खुले में सोने की बाध्यता देखने को मिल रही है। तो वहाँ पर उनको कंबल का वितरण किया जा रहा है ताकि ठंड में कुछ उनको सहारा मिल सके। कई तस्वीर है खुले आसमान के नीचे बच्चे भी सोए हुए हैं। नहीं, इसमें हम लोग ये भी करेंगे कि रैन बसेरे कई जगह बनाए गए हैं, तो यहाँ पर नगर निगम के माध्यम से इनको उन रैन बसेरों में भी जगह दी जाएगी ताकि ये इस तरह से जो सो रहे हैं वो अच्छी स्थिति नहीं कही। तस्वीरें जो हैं वह वाकई में काफी चौंकाने वाली हैं और कई सवाल खड़े करती हैं। जिलाधिकारी भी मानते हैं कि जो रैन बसेरे पटना में बनाए गए हैं उनमें ऐसे लोगों को ठहराने की जरूरत है और नगर निगम को पहल करनी होगी। रैन बसेरे बनाए गए जरूर हैं, लेकिन रैन बसेरों में ये लोग अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक कमी की वजह है जो वहां वो नहीं पहुंच पाते हैं। और प्रशासन को पहल करनी होगी, नगर निगम के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाना होगा ताकि ऐसे लोग जो फुटपाथ पर कड़ाके की ठंड में तेज हवा भी चल रही है, हमारे और आपके लिए यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, तो ये रात कैसे काटते होंगे इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल नहीं है। आप भी समझ रहे होंगे। और खुद जिलाधिकारी ने कहा कि पहल होगी, नगर निगम की मदद से ऐसे लोगों को रैन बसेरा में भी ठहराने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो सर्दी के मौसम में स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी होता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ही इसे लेकर लापरवाह है। जमुई सदर अस्पताल में मरीजों को ठंड से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है और ठंड से बचने के लिए मरीज खुद उपाय करते हैं। सदर अस्पताल में मरीजों की परेशानी का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। अभी हम खड़े हैं सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में, जैसा कि ये दिख रहा है। अब ये हम देखेंगे अंदर कि आखिर मरीजों को उनको ठंड से बचाव के लिए या कंबल का व्यवस्था किया गया कि नहीं। जैसा कि इमरजेंसी वार्ड में एक पेशेंट है, ये देख सकते हैं कि इनको कंबल नहीं मिला है। ये आप लोगों का अपना है ना, ये इन लोगों का अपना है, ये लोग लेकर आए हैं। दूसरी जगह अगर देखा जाए दूसरे बेड पर तो हालात भी वही है। यहाँ भी 2 लोग पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट है वो सोए हुए हैं, इनको भी कंबल नहीं दिया गया है। अगर इमरजेंसी वार्ड के दूसरे बेड पे तीसरे बेड पे चला जाए तो यहाँ भी देखा जाए तो इन लोगों को कंबल नहीं मिला है। और यही हालात सब जगह है। कहने का मतलब कि जो दावा किया जाता है कि कंबल दिया जाता है पेशेंट को, चादर दिया जाता है कि ताकि सर्द का मौसम है और परेशानी ना हो, लेकिन किसी भी पेशेंट को यहाँ पर कंबल नहीं दिया गया है। सर, कंबल का तो कोई फैसिलिटी इधर से दिया नहीं गया है सर। व्यवस्था तो सारा कुछ है, हमको जहाँ तक अभी तक समझ में आया है, लेकिन सर कहीं ना कहीं इसका संचालन में जो बहुत बड़ा समस्या है। कंबल भी नहीं दिया? नहीं सर, कंबल नहीं दिया गया। चादर सर, हाँ, सुबह को चादर दिया जाता है। तो देखिए आप हटा दिया। हाँ, चादर सर बहुत गंदा हो गया था तो फिर यहाँ से वो चेंज करके ले गए थे चादर। कंबल नहीं देता सरकार, कुछ व्यवस्था नहीं देता है, कुछ दिखाता है तो देखने के लिए नहीं आता है, नहीं डॉक्टर आता है, नहीं कंप्यूटर आता है।
जैसा कि ये भी कह रहे हैं कि इलाज के मामले में भी लापरवाही बरती जा रही है और कंबल के मामले में भी। ऐसे में सवाल उठता है कि जो दावा किया जाता है उसका जमीनी हकीकत अगर ये है तो परेशान गरीब मरीजों को और उनके परिवार वालों को होता है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। कृषि कानून के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव पटना में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। पप्पू यादव के धरने का आज तीसरा दिन है। पप्पू यादव कड़ाके की ठंड के बीच अपने समर्थकों के साथ पटना 0 माइल के पास धरना पर बैठे हैं। पप्पू यादव ने नए कृषि सुधार कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया। कहा कि जब तक सरकार एमएसपी पर कोई कानून नहीं बनाती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। या तो आप एक व्यवस्था को लागू करिए, पूरे भारत में कोऑपरेटिव सिस्टम, मंडी व्यवस्था, अलग अलग नहीं, और हमें या तो अधिकार दीजिए, जैसे बीड़ी बेचने वाले को, पान वाले को, चाय वाले को, सबको अधिकार है। किसानों को भी अधिकार मिलना चाहिए कि हम जितनी लागत लगाते हैं उसके आधार पर अपने मूल्यों को तय करें और बाजार में किसान फसल बेचे। या नहीं तो एमएसपी को यदि आप 1867-36 के बीच में आप रखना चाहते हैं तो उसको कानूनी अमलीजामा पहनाइए। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू ऑफिस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। करीब 4 घंटे तक नीतीश कुमार पार्टी ऑफिस में रहे। वहां पर बंगाल समेत दूसरे राज्यों से भी कार्यकर्ता आए थे। पार्टी ऑफिस से निकलने के बाद नीतीश कुमार ने ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनका हालचाल लिया, उनके साथ सेल्फी ली, फोटो खिंचवाया। और इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि बंगाल चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की 26 से 27 दिसंबर को बैठक होगी जिसमें राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। किसानों के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में आंदोलन का कोई असर नहीं, यहां पर धान की खरीदारी सरकार कर रही है। बंगाल के हमलों से जुड़े कई लोग आए हुए थे, वो एक अलग बात है, लेकिन चुनाव के बारे में कुछ अच्छा। किसानों का आंदोलन इतना लंबा चल रहा है सर, कुछ यहाँ पर तो आप देख लीजिए बाहर क्या चल रहा है, यहाँ पर कितनी तेजी से आप समझ रहे हैं कि ये धान की कैसी खरीद हो रही है सरकार की तरफ से, तो आप सबको मालूम है। तो यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं। और जेडीयू पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतार सकता है। जेडीयू के बंगाल प्रभारी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि पहले भी कई राज्यों में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ चुके हैं, तो बीजेपी का कहना है कि जेडीयू के अलग लड़ने से कोई आपत्ति नहीं। वहीं आरजेडी ममता बनर्जी की पार्टी को समर्थन देने की तैयारी में है। अभी तक हम लोग 75 सीटों को चिन्हित कर चुके हैं और इसकी रिपोर्ट हम लोग 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नीतीश कुमार जी के हवाले करेंगे। अगला फैसला हमारे नेता का होगा, लेकिन हमारे सभी इकाई के साथी चुनाव की पूरी तैयारी और मन बना चुके। ठीक ही है, पार्टी अलग अलग है, अभी चुनाव में वक्त है और सभी पार्टियों की रीति नीति भी अलग अलग होती है। कई जगह हम अलग अलग चुनाव लड़े हैं, तो आखिर पार्टी नेतृत्व अंत में जो भी फैसला करेगा, जैसा भी फैसला करेगा, वो सब कुछ सामने आएगा। लेकिन इसके लिए कहीं कोई हमारी आपत्ति नहीं हो सकती है। हम ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर किसी तरह अपना जड़ को फैलाने का काम नहीं करे, इसलिए वहाँ पर ममता बनर्जी जी की टीएमसी है, उनके साथ हमारा किस तरह का संबंध होगा, किस तरह हम वहाँ पर एक समाजवादी और लोकतांत्रिक पार्टी और गैर धार्मिकता फैलाने वाले लोगों की साथ न होकर करके उनके खिलाफ हम मजबूती के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 को बिहार की तस्वीर बदलने वाली योजना बताया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट से जो प्रस्ताव पास हुआ है उससे बिहार में विकास की रफ्तार तेज होगी। आंकड़े पेश करते हुए उन्होंने कहा कि 2005 के मुकाबले 2020 में बिहार पूरी तरह बदल चुका है। आरजेडी पर हमला बोलते हुए नीरज ने कहा कि उस वक्त नौकरी के बदले जमीन लिखवाई जाती थी, जबकि अब छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर बिहार का सपना हो साकार, अपनी तरक्की देख के सारी दुनिया हो हैरान। 7 निश्चय पार्ट 2 से
बिहार को मिलेगी नई पहचान। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जब आप 7 निश्चय को आप पढ़ेंगे तो माननीय नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता का एहसास आपको होगा। इस बिहार में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाना तो बिहार के लिए एक उपलब्धि रही है, लेकिन अब माननीय नीतीश कुमार जी का ध्यान उसकी गुणवत्ता पर गया है। आप जब देखेंगे उसका जो मंत्रिपरिषद का संलेख है, जो विभिन्न मानक के आधार पर हैं, उसमें आप देखेंगे कि कैसे आधुनिक सुविधाओं से उसको लैस करेंगे, कैसे वो गुणवत्तापूर्ण बने। तो संस्थागत आधार बनाने के बाद उसकी गुणवत्ता एक चुनौती के रूप में होती है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कहां हैं, ये उनकी ही पार्टी के लोगों को पता नहीं, क्योंकि 6 दिसंबर को बिहार में किसान आंदोलन की अलख जगाकर तेजस्वी जो ओझल हुए हैं, तब से उनका कोई पता नहीं। विपक्ष जहां तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं आरजेडी अपने नेता का बचाव कर रहा है। सवाल यही है कि आखिर अहम मौकों पर तेजस्वी गायब क्यों हो जाते हैं। बिहार विधानसभा में जोरदार हल्ला बोलने वाले तेजस्वी यादव सरकार बना तो नहीं सके, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी निभा नहीं रहे। गुम से हो गए, लापता हो गए, जनता से ओझल हो गए। तेजस्वी अभी कहां है, किसी को नहीं पता। किसानों के बहाने विपक्ष सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है, तो भी तेजस्वी नदारद दिख रहे हैं। आखिर विधानसभा चुनाव के बाद क्यों सार्वजनिक तौर पर नहीं दिख रहे हैं तेजस्वी, ये सवाल सत्ता पक्ष से जुड़े लोग पूछ रहे हैं। सवाल तेजस्वी के पद को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। कहां है माननीय तेजस्वी यादव जी? जुबान तो बहुत चलाते हैं, जरा लोकेशन दीजिए कि लोकेशन और अपना दैनंदिन कार्यक्रम दीजिए। कहां है, किस रूप में है? आकाश में है, पाताल में है, देश की राजधानी में है, विदेश में है, या स्वदेश के किस शहर में है और कहां पे है? यह जरूर बिहार की जनता की अपेक्षा है। ये लापता नेता हो गए हैं। विपक्ष का नेता इस प्रकार से लापता हो जाए तो विपक्ष की जो भूमिका अदा करना है, जिस पार्टी को बिहार की जनता ने दायित्व सौंपा है, निश्चित तौर पे वैसे पार्टी को, वैसे नेता को उस पद से हटा देना चाहिए। तेजस्वी को यूं ही नहीं सत्ता पक्ष घेर रहा है। दरअसल विपक्ष को तेजस्वी का इंतजार किसान आंदोलन के लिए है। तेजस्वी की गैर हाजिरी के चलते आरजेडी के कई कार्यक्रम अधर में लटके हैं, जबकि कांग्रेस और वाम दलों को भी तेजस्वी के नेतृत्व का इंतजार है। तो वहीं आरजेडी का दावा है कि उनके नेता दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल हैं और सरकार के कामों का जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। सत्ता पक्ष तो तेजस्वी मैनिया से ही ग्रसित है। तेजस्वी यादव जी दिल्ली में इतने बड़े आंदोलन हो रहे हैं किसानों के, उसके साथ खड़े हैं। हमारे जो विरोधी हैं तेजस्वी यादव जी के, उनको पहले तो 3 दशकों से आदरणीय लालू प्रसाद जी का फोबिया था, अब श्री तेजस्वी यादव जी का फोबिया है। तेजस्वी अचानक से और पहली बार गायब हुए ऐसा नहीं है। 6 दिसंबर के बाद से तेजस्वी का आता पता नहीं। 7 दिसंबर के बाद आरजेडी के नेताओं से उन्होंने संपर्क तक नहीं किया है। कई अहम मौकों पर तेजस्वी गायब रहे। 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद 33 दिनों तक वे गायब रहे थे। पटना में पिछले साल आई बाढ़ के वक्त भी वे नजर नहीं आए थे, तो मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के वक्त भी तेजस्वी नदारद दिखे थे। आए दिन तेजस्वी क्यों सियासत का रण छोड़ देते हैं, क्यों विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी से बचते हैं और क्यों सार्वजनिक तौर पर सक्रिय रहने की बजाय सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहते हैं, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि तेजस्वी ने खुद घोषणा की थी कि सरकार बनने के 1 महीने के भीतर वे सड़कों पर आंदोलन करेंगे, लेकिन वे खुद ही सियासी गलियारे से गायब हैं। अगली खबर है बांका से, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृत युवक का नाम छोटू कुमार बताया जा रहा है। बड़ी खबर बांका से, जहां एक लड़के की हत्या की गई है। बांका थाना क्षेत्र के सुराकोल की एक घटना है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और तफ्तीश जारी है। बड़ी खबर है
मुजफ्फरपुर से अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डीएम ने जारी किया है शो कॉज। नल जल योजना में घपले की खबर है। मुखिया और पंचायत सचिव के खिलाफ शो कॉज जारी किया गया है। नल जल योजना में घोटाले का आरोप और जवाब नहीं मिलने पर पैसे की वसूली भी होगी। कुर्नी के जमरुआ पंचायत का यह मामला है। बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले जाने पर फिलहाल सहमति नहीं बन पा रही है। कल कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में संस्थान खोले जाने को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी और आज फिर शाम 4 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है, जिसमें फैसला हो सकता है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मामला चूंकि बच्चों की सेहत से जुड़ा है, लिहाजा तमाम बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। एक प्रोटोकॉल भारत सरकार के द्वारा निर्गत है कि किन परिस्थितियों में और किन प्रोटोकॉल के तहत स्कूलों को खोला जा सकता है, विश्वविद्यालयों को खोला जा सकता है। तो एक हम थोड़ा सा क्रॉस कंट्री में कंपैरिजन भी करके देखना चाह रहे हैं कि किन किन राज्यों के द्वारा विद्यालयों को खोला गया है। देखिए, राज्य सरकार बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि ये जिंदगियों से मामला जुड़ा हुआ है, जीविका से जुड़ा हुआ है और हमारे बच्चों की शिक्षा से और उनकी सेफ्टी से भी जुड़ा हुआ है। तो इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए मैं समझता हूं कि सरकार के स्तर से जो उचित निर्णय होगा यथाशीघ्र लिया जाए। गोपालगंज का एक झोला छाप डॉक्टर अपने कारनामों की वजह से जेल पहुंच गया। मीरगंज पुलिस ने इसे हथियार के साथ धर दबोचा है। किस्मत से खेलने का खूब शौक है कृष्ण ठाकुर को, तभी तो पहले अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया। झोला छाप डॉक्टर भी बन गए। 3 जगहों पर होम्योपैथ की क्लिनिक भी खोली। लेकिन किस्मत से लगातार खेलने वाले कृष्णा के लिए किस्मत और उसके कर्मों ने कुछ और ही तय कर रखा था। झोला छाप डॉक्टर थे, विजयपुर में ये होम्योपैथिक का क्लिनिक खोले। इनका वहाँ क्लिनिक नहीं चला तो फिर भोरे में क्लिनिक खोले। भोरे के बाद अभी सुनने में आ रहा है कि बथुआ में क्लिनिक चला रहे हैं। आरोपी झोला छाप डॉक्टर के इलाज पर लोगों को भरोसा ही कभी नहीं हुआ। अब जब क्लिनिक रफ्तार नहीं पकड़ सकी तो झोला छाप डॉक्टर ने कमाने का ऐसा हथकंडा अपनाया कि पहुंच गया हवाला। जी, झोला छाप डॉक्टर की आड़ में कृष्णा ठाकुर हथियारों की तस्करी करने लगा। दवा दुकान या प्रैक्टिस सही ढंग से नहीं चलने के कारण ये आर्म्स तस्करी में जुड़ चुके। कहते हैं कि नीयत जब ठीक ना हो तो आप कितनी भी नीति लगा, ना तो किस्मत साथ देगी और ना ही आपका कर्म। गोपालगंज के इन जनाब कृष्णा ठाकुर की भी यही कहानी है। मुकेश, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और अब बात मधुबनी की उस छात्रा की जिसने पूरे जिले का मान बढ़ाया है। जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा दीक्षा टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर पहुंच चुकी हैं और महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठने को लेकर उन्होंने रोमांचक पल करार दिया इसे। सुखी गांव की रहने वाली दीक्षा के पिता किसान हैं, मां टीचर हैं। दोनों उनकी उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल ने भी दीक्षा की कामयाबी को स्कूल के लिए उपलब्धि करार दिया।